the radii of A and B the radii of A and B the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. Compared to the distance of separation. Compared to the distance of separation. Full stop. Also compare this force with their. Also compare this force with their. Also compare this force with their mutual gravitational attraction, with their mutual gravitational attraction if each weighs 0.5 kilogram, if each weighs 0.5 किलोग्राम। तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर क्या, देखो ये ए पार्ट है, क्वेश्चन बड़ा है तो अभी पहले ए पार्ट लिखा है, ए पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बी पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। तो ए पार्ट में देखिएगा इन्होंने क्या दिया है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये जो इंसुलेटेड शब्द लिखा हुआ है ना तो ये कंफ्यूज करने के लिए है और ना ही इसके अंदर कोई चीज़ छुपी हुई है। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जैसे चार्ज होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए हम इन्होंने बोला कि कॉपर का स्फीयर है तो कॉपर को बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, तो कॉपर का स्फीयर है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से कॉपर का स्फीयर मतलब कॉपर की बॉल है, तो कॉपर की एक बॉल इधर रखी हुई है और एक बॉल इधर रखी हुई है, तो वो जो दोनों बॉल्स हैं उन दोनों बॉल्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है, उन दोनों बॉल्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर दें, रबर की कोटिंग कर दें, लेकिन अगर वो चार्ज एमिट करेगा, अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगेगी ही लगेगी, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगेगी लगेगी उसमें। तो आप ये देखो इन्होंने बोला टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो एक कॉपर स्फीयर मैंने इधर रख दिया, ठीक है, और एक कॉपर स्फीयर मैंने इधर रख दिया, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो चार्जेस, मान लीजिए एक चार्ज क्या हो गया बेटा Q1 और एक चार्ज क्या हो गया Q2, ठीक है, तो दो जो चार्जेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ, ठीक, वो कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को क्या लिख दूँ 0.5 मीटर लिख दूँ, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। मीटर में क्यों करा कन्वर्ट, क्योंकि ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर होती है, समझ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स का। उसके बाद दिमाग में ये आता है कि भाई इनके रेडियस भी तो कुछ होंगे इन दोनों के, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उनके कंपैरिजन में रेडियाई जो है वो बहुत छोटे हैं, तो आप ये मानो कि रेडियस का कोई लेना देना नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम, तो 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम, तो बेटा Q2 भी यही है 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, कनिष्ठ दिखाई दे रहा है, यस सर, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा
कि अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या है भाई, दोनों चार्जेस जो हैं वो कोई इन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव तो बोला नहीं, तो उनके अंदर रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा। तो बाई यूजिंग कूलम्स लॉ electrostatic force between them Coulomb's law electrostatic force between Q1 and Q2 is, इसको FE बोल दो, FE, E for electrostatic force, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K क्या होता है बेटा 1/4πε0 और Q1 Q2 कितना दे रखा है, दोनों सेम है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R का स्क्वायर, R मतलब कितना 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 इंटू 6.5 मल्टीप्लाइड बाई, जब 10 की पावर -7 जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर सिंपली ऐड हो जाती हैं, और 10 की पावर -14 हो गया, डिनोमिनेटर में 0.5 का स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5, देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 5 13 65, 5 13 65। ठीक है, 9 इंटू 13 कितना होता है 169, मल्टीप्लाइड बाई इधर 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -14 है, तो 10 की पावर 9 -14, 9 9 81, 8 कैरी आ गया, 9 6 54 और 8 कितना हो गया 62, 6 कैरी 9 1 9 और 6 15, 1521 इंटू 10 की पावर -5 कूलम, सॉरी न्यूटन। फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स इज ऑलवेज इन न्यूटन। तो ये तो हमारे पास फोर्स आ गई, चेक करते हैं 1.5, अच्छा इन्होंने 1.5 इंटू 10 की पावर -2 कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला ऑल्सो कंपेयर द फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेज 0.5 किलोग्राम। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हम ये कहेंगे कि भाई ये जो है इसका मास जो है m1 कितना है 0.5 किलोग्राम, जो पहले वाला स्फीयर है ये भी आधा किलो का है, और जो दूसरे वाला स्फीयर है ये भी आपका आधा किलो का है। याद रखना कि जो मास होता है, मास की जो SI यूनिट होती है वो ग्राम नहीं होती, किलोग्राम होती है। ठीक है, तो 0.5 हो गया। ग्रेविटेशन वाला याद करके बताइए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बोलो जोर से बोलो, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल सही। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स, तो इसको F सब्सक्रिप्ट में स्मॉल g बोल दीजिए। ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो देयर इज अ सिमिलैरिटी, यहाँ पर क्या है k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों में ज़्यादा फोर्स कौन सी है। तो देखिएगा Fg इज इक्वल टू, जी की वैल्यू याद है बताएंगे, 9.8, कैपिटल G है, स्मॉल g नहीं पूछ रहा हूँ, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, याद होनी चाहिए। m1 कितना हो गया 0.5 इंटू m2 कितना हो गया, ये भी 0.5, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मज़ा आ गया, ये भी 0.5, तो ऊपर भी 0.5 का स्क्वायर, नीचे भी 0.5 का स्क्वायर कट गया। ऐसी वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये कितना हो गया 6.67, ये हो गया Fg इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 क्या न्यूटन, ये हो गया।
अभी इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला था, इन्होंने कहा था कंपेयर दिस फोर्स। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जैसे कंपैरिजन करते हैं ना, ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है, तो कंपैरिजन फोर्स में किस चीज़ का करा जाएगा, ये फोर्स ज़्यादा है ये फोर्स कम है, तो सीधी सीधी बात है कि ज़्यादा फोर्स कौन सी हो गई, जिसमें कम माइनस नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी, Fe इज इक्वल टू Fg। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया। अब हम जो है अभी तक जो हमने फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने करा 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हम कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में। यहाँ 12th स्टैंडर्ड में ही आज से ठीक 1 साल बाद जब आपके बोर्ड के बिल्कुल एग्जाम आने वाले होंगे, तब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाला एक चैप्टर है। उस न्यूक्लियस वाले चैप्टर में देखेंगे कि दुनिया में 3 तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, और दूसरी फोर्स हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स। हम ये कहते हैं कि हर एक बॉडी में थोड़ा बहुत चार्ज भी होता है, हर एक बॉडी में थोड़ा बहुत चार्ज होता है, हमारे में भी होता है चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि वो हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू ये देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक, इसको वैसे डिवाइड करके देखना, इनमें रेशो जो है ना इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में, Fe रेशो Fg, वैसे तो करेंगे आप, ये चैप्टर नंबर 13 है आपका, तो ये 1:36 होता है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 36 टाइम्स वो गलत बोल गया, 1:36 कर लो, Fg इज टू Fe। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में 36 टाइम्स ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से तीसरी फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 38 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है पूरे यूनिवर्स की, वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। तो पूरे यूनिवर्स में 3 तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरी होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो वो हम बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर, यहाँ पर हमने कंपैरिजन करके देख लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ भी नहीं होती। देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पर सिर्फ 10⁻⁻5 है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 10⁻11। तो जिसकी पावर नेगेटिव में जितनी ज़्यादा वो वैल्यू उतनी ही कम, उसकी वैल्यू उतनी ही कम। अब इसका बी पार्ट नोट करेंगे, बी पार्ट नोट करिएगा। बी पार्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये वाला तो एनसीईआरटी का ही है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। What is the force of repulsion if what is the force of repulsion if, अब इसमें फर्स्ट पार्ट लिखें, if each sphere each sphere is charged double the above amount, if each sphere is charged double the above amount, comma, and the distance between them is halved। ठीक है, सेकेंड पार्ट, है the two spheres are placed in water the two spheres are placed in water, ब्रैकेट में लिखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर is 80।
ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस होता है, यूनिट नहीं होती इसकी कुछ भी, रेशो होता है। ठीक, आएंगे अभी इस पर। अब मैं एक वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब रिपल्शन की फोर्स है तो जब तक आपसे ना पर्टिकुलरली ये ना पूछा जाए कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, तब तक आप ये क्या समझ कर चलेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकालनी है। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं बीच में कि आप कंपेयर करिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह अटक सकते हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू भूल जाओ, तो ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू होती है कैपिटल जी की। ठीक है, उसके बाद अब ये कहते हैं कि वो उन्होंने बोला इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि Q1 डैश क्या हो गया 2Q1, और इसी तरह से Q2 डैश जो है ये भी 2Q1 हो गया। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों इक्वल थे, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों इक्वल थे। दोनों में क्या दे रखा था 6.5 × 10⁻⁷। तो हमारा जो नया चार्ज आया Q1 डैश वो भी ट्वाइस हो गया उसका, और जो Q2 डैश है वो भी ट्वाइस हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज हाफ। तो डिस्टेंस जो है उसको मान लीजिए R डैश क्या हो गया, ओरिजिनल जो डिस्टेंस था R उसका आधा। समझ गए? क्लियर है इतना? तो अब मैं ये कहूँगा देयरफॉर अब जो नई फोर्स है उसको मैंने Fe डैश बोल दिया, जैसे यहाँ Fe निकाला तो अब Fe डैश बोल दिया इसको। तो ये हो जाएगा कि Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन, Excuse me, sir. बोलिए, वरना तो लोग Q1 तो सेलेक्ट नहीं, Q2 डैश के आगे तो Q2 नहीं लिखना चाहिए। दोबारा बोलो। Q2 डैश के आगे तो Q2 नहीं लिखना चाहिए। हाँ लिख दो, कोई बात नहीं। Q2 डैश है ना, तो Q2 डैश को आप 2Q2 लिख दो, लेकिन फिर भी इसको 2Q1 ही लिखेंगे बिकॉज Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि दोनों स्फीयर्स पर सेम चार्ज इन्होंने बोला था। समझ गए? तो ये हमने करा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज नहीं डालनी अभी। K इंटू Q1 डैश की वैल्यू क्या है 2Q1, सिमिलरली Q2 डैश की वैल्यू भी 2Q1 है, अपॉन R डैश की वैल्यू है R/2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से ये 2 और 2 ये दोनों को बाहर निकाल लो, तो 4K Q1 अपॉन R² अपॉन 4। देखो एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ना 4K Q1 ये तो न्यूमरेटर है, और R² है डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। डिनोमिनेटर का भी अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ये हो गया 16 × K Q1 अपॉन R²। ठीक है, और इसकी पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी 1521 × 10⁻⁵। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू ये हो गया Fe। K Q1 चाहे तो Q1 Q2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 और Q2 दोनों इक्वल है। तो इसकी पूरे की वैल्यू सॉल्व करके आई थी 1521 × 10⁻⁵। ठीक है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर लिख देंगे 1521 × 10⁻⁵। ये हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 16 × 1 हो गया 16, 1 कैरी आ गया, 16 × 2 32 और 1 33, 3 कैरी आ गया, 16 5 80 और 3 83, 8 कैरी आ गया, 16 × 16 और 8 24, 2 4 3 3 6 × 10⁻⁵ न्यूटन, इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये वैल्यू हो गई, और इतनी बड़ी ना कि 24,336, इतनी बड़ी वैल्यू लिखते नहीं है जनरली। हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 4 डिजिट्स हैं इन 4 डिजिट्स को कम करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। हम ऐसा करेंगे कि इसको बोल देंगे 2.4 मल्टीप्लाइड बाई, अब जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो ये जो पावर है, मतलब मैं एक बड़े नंबर को छोटा कर रहा हूँ, तो ये जो पावर है, ये पावर जो है इस बड़े नंबर को छोटा कर रहा हूँ तो पावर छोटी हो जाएगी।
ठीक, एक चीज़ को छोटा करा तो दूसरी चीज़ बड़ी हो जाएगी, तो कितना बढ़ जाएगी 10 की पावर -5 प्लस 4। मैंने 4 प्लेस डेसिमल इधर शिफ्ट करा तो पावर में 4 ऐड हो जाएगा, 10 की पावर -1 बन गया ये 2.4 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन। ये वैल्यू आ गई, समझ गए? कनिष्क बताइए, क्लियर है? कनिष्क समझ में आ गया? सर थर्ड स्टेप बता दो। कौन सा वाला, ये वाला? सर इससे नीचे ये यस ये आप ये देखो कि यहाँ पर ये 2 था और ये 2 था, तो 2 2 सा 4, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा k मल्टीप्लाइड बाई q1 मल्टीप्लाइड बाई q1 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में r/2 का स्क्वायर था, क्योंकि डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाता है, तो r डैश की वैल्यू r/2 है, मैंने r डैश की जगह r/2 रख दिया, तो r का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4। डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर होता है ना कहीं पर भी, तो बेटा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 इंटू 4 हो गया 16, ठीक है? तो 16 अलग आ गया, k q1 अपॉन r स्क्वायर, ये बचा बस। और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इतनी है 1521 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या है, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अगर दोनों स्फीयर्स को वाटर में रख दिया जाए, अभी तक कहाँ पर थे, अगर कुछ दिया नहीं जाता ना, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो जो दोनों चार्ज स्फीयर्स थे वो कहाँ थे, वो एयर में रखे हुए थे। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, एक ही बात है। तो अब हम ये कहेंगे कि अब उनको उठा के वाटर में रख दिया जाता है और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 दे रखा है, तो क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में आप ये कहें एज वी नो दैट, अब यहाँ पर आपको वो डेरिवेशन काम आएगी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली डेरिवेशन थी। हमने क्या करा था वहाँ पर, देखिए मैं वो जरा सी डेरिवेशन भी यही बता देता हूँ। देखो ऐसा था कि एफ वैक्यूम ना कहकर एफ मीडियम कह देते हैं, एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम। तो मीडियम जब होता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ गए? और जब हम वैक्यूम की या फ्री स्पेस की, एयर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही होंगी इसमें। अरे तुमको कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो फर्स्ट ईयर ना, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? मैं बता दूंगा जो भी बचा हुआ क्वेश्चन। तो एफ वैक्यूम जो है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पूरी तरह से कट जाता है, ठीक? अब ऊपर जब एक रैशनल नंबर आता है और नीचे जब एक रैशनल नंबर आता है, तो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और कहाँ आ जाता है वो, न्यूमरेटर में, एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम। तो सबसे नीचे वाला नंबर और सबसे ऊपर वाला नंबर, जब ऊपर भी रैशनल नंबर है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन एक रैशनल नंबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, रैशनल है, रैशनल जिसमें P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये हो गया 1 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब रेसिप्रोकल ले लो, क्यों ले लो रेसिप्रोकल बताता हूँ अभी। एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू हो गया बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इसी को हम के बोल देते हैं, इसी को हम के बोल देते हैं। और के इस तरीके से ना लिखकर इस के को ऐसे लिखते हैं, लेस देन का साइन, और ऐसे ये के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, परमिटिविटी भी इसी को बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं या परमिटिविटी, एक ही बात है। ये पूरी कहानी क्यों समझाई गई, अब वापस आ जाएगी। एफ वैक्यूम की जगह मेरे पास यहाँ पर है एफ ई, ठीक है, और एफ मीडियम की जगह मेरे पास है बेटा एफ वाटर।
इज इक्वल टू ये जो के है ये कितना दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, देखो मीडियम का मतलब क्या है, एयर के अलावा कोई भी मीडियम, एयर के अलावा कोई भी मीडियम, समझ रहे हैं? तो शुरुआत में जो चार्जेस थे वो एयर में रखे हुए थे, और उन्हीं चार्जेस का जो सिस्टम है उसको उठाकर पानी में डुबो देना है जाकर, और उतने ही डिस्टेंस पर आपको रख देना है। तब आप बताएंगे कि फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ा। तो आप ये देखिएगा, समझ गए मेरी बात? समझ में आ गया भाई? बताओ, क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर अब मुझे फोर्स इन वाटर निकालना है तो एफ वाटर इधर आ जाएगा, 80 इधर आ जाएगा। मीडियम की जगह मैंने वाटर कर दिया, बस वैक्यूम की जगह मैंने ई कर दिया, मैं उसको भी एफ वैक्यूम लिख सकता था, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो जब हमें कुछ भी नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि जो चार्जेस हैं वो एयर में हैं या वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम एक तरीके से बिहेव करता है चार्जेस के केस में। ठीक है, तो एफ वाटर इज इक्वल टू एफ ई अपॉन 80। अब जो एफ ई है, एफ ई हम निकाल चुके थे, कितना आया था बेटा, 1521 इंटू 10 की पावर -5 और अपॉन में 80। 8 10 80, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको सीधा सीधा, तो 8 1 8, 15 - 8 हो गया 7, 7 2 72, 72 मतलब 8 9 72, फिर 1 तो उसमें आएगा नहीं, फिर 10 आ गया, 8 1 8 और 10 - 8 हो गया 2, 2 0 20, 8 2 16 और फिर 8 5 40। तो ये हो गया 190.125 इंटू 10 की पावर -5, और ये 10 की पावर ये तो -6 हो गया, ये भी कट गया, तो 10 की पावर -6 हो गया। और फिर 2 पॉइंट इधर खिसका दीजिए इसको, तो 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, जब डेसिमल को 2 पॉइंट इधर खिसका है तो इसमें प्लस का 2 कर देंगे, तो 1.9 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। अगर दोनों सेम चार्जेस को अगर आपने उठाकर आप वाटर में डाल दिया सेम डिस्टेंस पर, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 1.9 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, और देखते हैं जी, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, कनिष्क क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, एक और क्वेश्चन नोट करिए। चलिए जी, अब नोट करेंगे नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नोट करिएगा, इसमें है सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन द अबव एग्जांपल, यही वाला जो क्वेश्चन है। सर ये फर्स्ट चैप्टर था या सेकंड? ये जो हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ही तो है। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, अभी जो पिछली 2 क्लासेस करी नहीं थी इस वजह से। अच्छा, तो नहीं सर, आज स्कूल में सर ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया है ना। फर्स्ट ही तो है। कंफ्यूज है। अब याद रखना, इसमें 11th में चैप्टर 0 नहीं है, मतलब 12th में चैप्टर 0 नहीं है, 11th में चैप्टर 0 था ना, एक चैप्टर 0 था ना फिजिकल वर्ल्ड, फिर चैप्टर 1 था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो चैप्टर 0 ना होकर यहाँ पर चैप्टर 1 से स्टार्टिंग है। सर क्वार्क्स क्या होते हैं? हाँ, क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स सर एडिशन एक्सरसाइज में था इस चैप्टर में। स्पेलिंग बोलो। QUARKS क्वार्क्स, आज ही कराया था ना। पता नहीं ये कौन से नहीं। हाँ, न्यूट्रॉन्स के सब पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बने होते हैं उनसे। क्वार्क्स में, अच्छा मुझे पता नहीं, अप एंड डाउन मुझे पता नहीं कौन सी चीज़ करा दी ऐसी चैप्टर 1 में ही। हाँ सर, एडिशन एक्सरसाइज हाँ चलो ठीक है, तो चैप्टर 1 करा दिया क्या, चैप्टर 1 फिनिश? अभी स्टार्ट कराया और वही क्वेश्चन कराया। तो शुरुआत में वही करा है, पता नहीं भाई, देख कर बताऊँगा, क्वार्क्स मैंने देखा नहीं। चलिए नोट करिए, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी
of the above example, suppose the spheres A and B of the above example have identical sizes, have identical sizes, full stop. A third sphere of the same size but uncharged, a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, is brought in contact with the first, is brought in contact with the first, comma, then brought in contact with the second. Then brought in contact with the second, and finally removed from both full stop. What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between A and B? इसका सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ जी, देखो जी, इन्होंने क्या बोला, सपोज द स्फीयर्स A एंड B ऑफ द अबव एग्जांपल हैव आइडेंटिकल साइज। हमने ये कहा कि जो इससे पहले हमने जो दो स्फीयर्स लिए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उनका इन्होंने बोला कि साइज़ बिल्कुल आइडेंटिकल है, और ये बोलते हैं कि एक थर्ड स्फीयर है उसका भी साइज़ सेम है, लेकिन उस पर किसी तरीके का चार्ज नहीं है और न्यूट्रल है। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, उसको पहले लाकर A के साथ चिपका कर रख दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या है कि फिर उससे हटा दिया जाता है, हटाने के बाद फिर उसको आप जो सेकंड स्फीयर है उसके साथ चिपका कर रख दिया जाता है, फाइनली उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। ठीक है, आप इसको डायग्रामेटिकली समझिए। मैंने ये कहा था कि जैसे शुरुआत में हमने बोला कि एक स्फीयर तो ये है, अब क्या करा कि इस स्फीयर को बोल दिया A, और एक स्फीयर ये है, इसको बोल दिया B। अब इस पर जो चार्ज है वो Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी थी 6.5 इंटू 10 की पावर -7, ये दे रखा था 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और जो Q2 है, Q2 की वैल्यू भी यही दे रखी थी 6.5 इंटू 10 की पावर -7, ये वैल्यू दे रखी थी। एक मिनट वेट करिए। हेलो भैया, मैं ना ले लूँगा, इनको बोलो कि नीचे रख दे, नीचे रख दे, मैं आकर ले जाऊँगा, अपने पास रखवा लो, है ना। कोई नहीं, वो मैं पेटीएम कर दूँगा, मेरा स्टूडेंट ही होगा। देखिए, तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को, हाँ, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टेंस बाद में देखते हैं। अब इन्होंने बोला कि दोनों का जब चार्ज सेम है, तो मैंने कहा कि इसको भी 6.5 इंटू 10 की पावर -7, 6.5 इंटू 10 की पावर -7, इसको आप Q मान लो, और इसको भी आप Q मान लो। जब दोनों सेम है तो दोनों को Q मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करा जाता है कि एक तीसरा चार्ज C, उसको लाते हैं A पर चार्ज कितना है Q,
प्लस उन्होंने क्या बोला, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। उसको फर्स्ट वाला जो चार्ज है सी को उसके साथ चिपका दिया जाता है। तो सी के ऊपर मैंने 0 लिख दिया क्योंकि सी अनचार्ज है, ठीक है। और ए का चार्ज क्या है 6.5 × 10⁻⁷, जिसको मैंने क्यू मान दिया, ठीक है। अब दोनों को ऐसे मिला दिया, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। तो जब दोनों को कांटेक्ट में रख दिया जाता है तो चार्ज की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो है ना वो ट्रैवल करता है। अगर दोनों सेम टाइप की बॉडीज़ हैं, वो भी मेटल का कॉपर का स्फीयर है, वो भी कॉपर का स्फीयर है, तो वो चार्ज जो है वो ट्रैवल करता है। और ट्रैवल करने के बाद में वो कब तक ट्रैवल करता रहेगा, जब तक दोनों बॉडीज़ में सेम चार्ज ना हो जाए। तो क्या होगा कि चार्ज ऑन ए and C together, charge on A and C together is equal to Q, क्योंकि बेटा इस पर जो था, इस पर Q था और इस पर 0 था। तो अब जो दोनों है, अब दोनों पर Q हो गया, दोनों पर Q हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑन A is equal to charge on C, charge on A is equal to charge on C is equal to Q plus 0/2। तो Q/2 हो गया। ये समझ में आता है कि नहीं? ये समझ गए कि A पर भी चार्ज अब Q/2 हो गया और C पर भी चार्ज Q/2 हो गया, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और दोनों के साइज जो हैं, A का भी और C का भी जो साइज़ है वो पूरी तरीके से सेम है। तो जब दोनों का साइज सेम है तो इसका मतलब इसने और इसने आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया चार्जेस का। अब क्या हुआ, ये जो सी है चार्ज, इस सी चार्ज को पहले ए के साथ चिपका दिया गया। जैसे ही इसको ए के साथ चिपकाया गया तो अब दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो Q/2 हो गया। अब उन्होंने बोला कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। फाइनली दोनों में से उसको हटा दिया जाता है। तो पहले ए से हटा दिया गया इसको, सी को। अब क्या करा कि भाई ये बी था, यहाँ पर बी पर चार्ज कितना था, क्यू था। और सी जो है, अब क्योंकि सी ए के साथ जुड़ा हुआ था तो ए से वो आधा चार्ज उसका खींच कर ले आया अपने पास, क्योंकि चार्ज इक्वल डिवाइड हो गया, एवरेज निकाल लिया हमने उसका। फिर क्या हुआ कि अब सी पर चार्ज कितना है बेटा, Q/2, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, बी और सी कंबाइन हो जाएंगे, 25% चार्ज चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अब चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू चार्ज ऑन सी। तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, Q + Q/2 अपॉन 2। तो 2Q + Q अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। ये अपॉन में पूरा, तो उसको डिवाइड बाई 2 करके लिख दो अलग से, ठीक है। और ये मैंने ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, ये मैंने न्यूमरेटर को लिख दिया 2Q + Q अपॉन 2 न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा 3Q/2, और जब डिवाइड का साइन होता है तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 3Q/4। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जैसे यहाँ पर A पर चार्ज हो गया था Q/2, C पर चार्ज हो गया था Q/2, अब यहाँ पर B पर चार्ज हो जाएगा 3Q/4। सर उसको ऐसे डिवाइड वाला ऑप्शन ना करके सर सॉल्व कर लेते, और फिर ये सर 3Q आंसर आ जाता। क्या, अगर जैसा हमने डिवाइड में लेके क्योंकि सर अगर वैसे नहीं करते तो सिर्फ 3Q आंसर आ जाता। नहीं ऐसा नहीं करके देखो, वैसे भी करके देखो। मैं तो ये बस ये आपको बता रहा था कि जब भी ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी कोई नंबर ऐसा दे रखा होता है, मैं ऐसे कर देता है इसको, भाई ये 3Q/2 तो न्यूमरेटर में हो गया और अपॉन में 2 है। तो जो अपॉन में 2 है इसको मैं अपॉन में 2/1 लिखूंगा ना रैशनल नंबर बनाने के लिए। तो इसमें भी क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, 3Q/4 ही है, बस 2 से 2 को काट दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 3Q/4 हो गया। अब आप ये देखिएगा, फाइनली ये जो C है, इस C को दोनों में से रिमूव कर दिया जाता है। तो अब A पर कितना चार्ज रह गया, Q/2। A पर रह गया बेटा Q/2,
और बी पर कितना रह गया 3q/4। देखो ए का तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, ए का चार्ज आधा हो गया, वो q/2 था तो ए को तो अलग बैठा दिया कि भाई तू तो अलग बैठ। फिर सी ने कहा कि अब बी को बर्बाद करता हूँ, है ना, तो बी के साथ जाकर चिपक जाता है, फिर बी के चार्ज को उसने कम कर दिया 3q/4 कर दिया। ठीक है, अब कहता है बेटा अब निकाल लो दोनों के बीच में फोर्स कितना है। ठीक, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब बताओ क्या करते हैं। तो आप PQ/4 तो दोनों का होगा ना बीच। हाँ PQ/4 दोनों का होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा कि बी का चार्ज कितना हो गया 3q/4 और ए का चार्ज कितना था q/2। उन्होंने कहा ये सी पहले तो ए के पास आया था, ठीक है, कि तू मेरा भाई है, फिर उसका जो है आधा चार्ज लूट कर ले गया। फिर बी के पास आया, तू मेरा भाई है, उसका भी आधा चार्ज लूट कर ले गया। आधा नहीं मतलब हाँ, क्योंकि इसके पास थोड़ा और कम था और इसके पास थोड़ा ज़्यादा था तो और ज़्यादा ले गया। ठीक, तो अब बी पर इतना रह गया चार्ज और सी अब गायब हो गया कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बी जो है, बी के पास अब 3q/4, ये बेचारा बैठा है चुपचाप q/2 लेकर। अब वो कह रहे हैं कि अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप क्या करेंगे, आप दोनों के बीच जब चार्ज निकालेंगे तो Fe = K q1 q2/r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही है 0.5 मीटर। ठीक है, अच्छा अब q1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा q/2 और इसकी वैल्यू हो गई 3q/4। मैं ये बता रहा हूँ। चलो जी, तो Fe = 9 इंटू, ये भी नहीं करना, K एज इट इज q1 की जगह लिखें q/2 और q2 की जगह लिखें 3q/4 और अपॉन में r² एज इट इज। जो ये नंबर वाला जो है ना 3 और 2 4 = 8, तो 3/8 को बिल्कुल बाहर निकालो, ये रह गया K Q अपॉन r²। Q का मतलब q1 q2 ही तो है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम थे 6.5 × 10⁻⁷ 6.5 × 10⁻⁷ और इसकी पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके थे कितनी 1521 × 10⁻⁴ था -5। हाँ जी, अब कर लो डिवाइड इसको, 8 1 = 8, 7 आ गया, 8 9 = अच्छा ये भी करा था हमने ऐसे 190 पॉइंट कितना था बता 125 था। 190.125। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 1 7, 3 1 = 3, 3 0 = 0, 3 9 = 27, 2 carry, 3 1 = 3 और 2 5, 570.375 into 10⁻⁻⁵। दो प्लेस इधर ले आओ इसको और इसको बोल दो 5.7 मल्टीप्लाई बाई इसमें 2 ऐड कर दो तो 10⁻⁻³ न्यूटन। सर 2 क्यों ऐड हुआ? क्योंकि मैंने डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया ना, 2 प्लेस, डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे तो -5 में 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5.7 × 10⁻⁻³ न्यूटन ये आ गया। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। हाँ, जब भी कोई हुआ करता शुरुआत में बता दीजिएगा। जैसे ये था ना, आज मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट ही कराया है। ठीक, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और आगे वाला है, पहले ये करवा कर फिर मैं उस लेवल पर आ जाऊँगा। ठीक है, ओके।